चलिए, तो आप लोगों को जो पिछले टर्म पे कुछ क्वेश्चंस मैंने जो दिए थे उसके जो आंसर्स आएंगे वो आंसर्स कुछ इस तरह से हैं। इसका आंसर आपके पास 8 कॉमा -8 आना चाहिए। इसका आंसर आपका सी आना चाहिए। इसका आंसर आपका बी आना चाहिए। इसका आंसर आपका ए आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद 5 का आंसर सी आएगा। 6 का आंसर डी आएगा। 7 का आंसर आपका बी आएगा। 8 का आंसर -1 -2। 9th का आंसर आएगा -1 2 एंड 2 3 एंड -3 1/2। ठीक है, ये रहेंगी। इन रेडियस आपकी 3 आएगी। सरकम रेडियस आपकी √15 आएगी। ओके, ये अगर रूट है तो सेंट्रोइड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 का तो आंसर आ जाएगा P, Q। ये आंसर आएगा। सो दीज आर द आंसर्स टू द क्वेश्चन गिवन फॉर होमवर्क लास्ट टर्म। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जो बात करी थी कि अगर आपको एक वर्टेक्स P से ऐसे राइट एंगल्ड कोई भी पॉइंट है A, वहां से अगर आपने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाई जो किसी लाइन के साथ क्या बना रहा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना रहा है। ये एंगल और ये एंगल अगर सेम है तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप सिर्फ ये निकाल लो, क्या, P लेंथ, दिस परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ A फ्रॉम लाइन, बिकॉज दिस एंगल विल बी 45, तो दिस एंगल इज 45, तो दिस इज P एंड दिस इज P। तो एरिया जो बनेगा वो कितना बनेगा, P²। यहाँ पे हो सकता है कुछ क्वेश्चन में अगर वेरिएशंस में आपको दूं तो वेरिएशन ऐसा हो सकता है किसी एक पॉइंट P से हमने जो बनाया, ठीक है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोस्केलेस नहीं, इक्विलेटरल हो गया, 60 60 60। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसका एरिया निकालना है। क्या क्या पता है, ये वर्टेक्स ये पता है, ये लाइन की इक्वेशन पता है। तो भी सिमिलर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। कैसे? You have to see that if this is 60, this is the side A. Okay, this, you know, this P. Okay, if this is P, then what this length will be? If this length is alpha, P by alpha is equals to √3. So alpha will be equals to P by √3. But the side, if this is alpha, this will also be alpha. Therefore, 2 alpha is the side, that is 2P by √3. Okay, and the area is what? √3 by 4 A square. A square, that means 2 alpha का square. Therefore 2P by √3 का whole square. Okay, so that will give you what? √3P square by 3. That will give you P square by √3. प्रोसेस याद रखो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि अगर ये क्वेश्चन में वेरी करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा होता कि ये वर्टेक्स मैंने आपको दे रखा है और ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, जैसे यहाँ पे वर्टेक्स दे रखा, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो P² आ गया। यहाँ पे इस तरह से P² by √3 आ जाएगा। ओके, तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि लेट्स से दिस इज अ पैरेललोग्राम। द पैरेललोग्राम इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c1. This is y is equals to mx plus c2. This is y equals to nx plus c1 plus d1, and this is y equals to nx plus d2. Now what you have to do, you have to find the area of the parallelogram. Find the area of parallelogram. तो पहला इंस्ट्रक्टिव यहाँ पे चीज हमारे जो आती है वो है कि let's find the coordinates of all the 4 coordinates, and at least 3 coordinates, then we will find the area of triangle, then twice it. Okay, but again you have to see that it will be a bit hectic thing. Okay, because calculating 3 points is a mammoth task within itself. Okay, जब अपन 2 दिन में 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते तो 2 मिनट में 3 क्वेश्चन 3 पॉइंट कैसे निकालेंगे सॉल्व करके, है ना।
तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करें, हाउ टू डू दैट थिंग। तो अब समझिएगा यहाँ पे एक चीज कि ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका लेंथ हुआ P1, और इसी तरह से यहाँ से ये परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है, ये कितना P2, ये परपेंडिकुलर है P1 और ये परपेंडिकुलर है P2, एंड लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। ये साइड A है और ये साइड क्या है B। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा 1/2 टाइम्स 1/2 AB साइन अल्फा। तो AB साइन अल्फा का साइड जो है वो AB साइन अल्फा हो, तो A और B है तो एरिया ही आ जाएगा। नाउ बट यू सी this A and P, from here what I can say that P1 upon A will be equals to sine alpha. If this is alpha, this is also alpha, and this side will be B, therefore P2 upon B will also be equals to sine alpha. So we put A and B in terms of P1, P2, so A will be equals to P1 upon sine alpha, B will be equals to P2 upon sine alpha into sine alpha. Sine alpha cancels out. So the formula comes out to be P1 into P2 upon sine alpha, where P1 is the distance between the two parallel lines y equals to mx plus c1 and y equals to mx plus c2, and P2 is the distance between the line y equals to nx plus d1 and y equals to nx plus d2. So from the given condition we can easily find what is P1. P1 is the distance between the line mx minus y plus c1 equals 0 and mx minus y plus c2 equals 0. So distance between two parallel lines, what was the formula? Difference of the constant term, that is c1 minus c2 upon under root of coefficient of x ka whole square plus coefficient of y ka whole square. So that will give you 1 plus m square. Come on. This is what is P1. And similarly for P2, the two lines given are y equals to nx plus d1 and y equals to nx plus d2. So similarly the formula for that will be d1 minus d2 upon under root of 1 plus n square. Okay. So we have found P1 and P2, but what we more require is sine alpha. Okay. So sine alpha, you see the angle between these two will be equals to what? What will be the angle between these two? Okay. These two lines, the angle between these two lines with slope m and n is alpha. So let's harness that thing, that tan alpha. By this thing we can say that tan of alpha is equals to mod of m minus n upon 1 plus mn, using the angle between the two lines. If tan alpha is this, then what will be sine alpha? Sine alpha will be m minus n mod divided by under root of m square plus n square minus 2mn plus 1 plus m square n square plus 2mn. This cancel out. So minus 2mn plus 2 will cancel out. So it will be left with m minus n mod. This will be 1 plus m square plus n square plus m square n square. Now take n square common from here. You can factorize it as m minus n mod upon under root of 1 plus m square into 1 plus n square. This is the factorization that is possible. So we have sine alpha, we have P1, we have P2. Okay. Therefore area, now expression for area can be written. Area will be equals to P1, that is mod of C1 minus C2 mod of D1 minus D2. डरना मत अभी, है ना, क्योंकि ये आपको बहुत एक आसान चीज देने वाला है. ठीक है. 1 plus n square whole divided by mod of m minus n upon under root of 1 plus m square under root of 1 plus n square. ये वाला पार्ट तो यहाँ से कैंसिल हो गया. So now the formula you are left with is what? The formula is mod of C1 minus C2
मॉड ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन मॉड ऑफ m माइनस n, ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखो कि मैं सिंपल अगर आपको इस तरह से एक एग्जांपल अगर के फॉर्म में अगर मैं आपको दूँ कि मेरे पास एक पैराडोग्राम है, इस फॉर्मूले को हम लोग यूटिलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यूटिलाइज करने के लिए हम लोग इसे कैसे यूज़ करें कि ये हमें कोई पैराडोग्राम दे रखा था ये। ठीक है, ये इसका ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, इस तरह से। ठीक है, अब मुझे इसका एरिया चाहिए, आई वांट दिस एरिया। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है, मॉड ऑफ c1 माइनस c2, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 1, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस। ठीक है, लेकिन ध्यान देना लाइन की इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। द इक्वेशन ऑफ लाइन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c ओनली। ओके, तो इसके बाद मॉड ऑफ d1 माइनस d2, तो 1 माइनस ऑफ माइनस 3 होल डिवाइड बाय mod of difference of the slope. The slope is one is 3, another is 2. So this will be equals to what, 3 into 4 upon 1. The required area is 12. That's it. Simple. समझ में आया? इस तरह का एक क्वेश्चन और है कि ये लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल 0, दोनों पैरेलल है। x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल 0 एंड x प्लस वाई माइनस 2, तो ये दोनों ही पैरेलल है। तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है। अगर ये पैरेललोग्राम बन रहा है तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, बताओ निकाल के जल्दी से। देखिए सबसे पहले तो लाइन को उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 x माइनस 1/3। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3x प्लस 2/3, और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 3, y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो c1 माइनस c2 माइनस c2 दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस 1/3 माइनस ऑफ 2/3, मॉड ऑफ d1 माइनस d2 दैट विल गिव यू माइनस 3 माइनस 2 होल डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ द स्लोप। तो वन स्लोप इज माइनस 1, सेकेंड स्लोप इज माइनस 2/3, तो 2/3 दैट विल सिंप्लीफाई इनटू व्हाट, दिस विल बी 1, दिस विल बी 5 and this part will be equals to what, 1/3. So that will give you answer is 15. The right answer to the question is 15. So now the next form which comes over here is that is called as parametric form. We call that as a parametric form. ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसका द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक फॉर्म आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड. Okay, there are only few profiles which you can ask in a parametric form. If you want to ask a single choice question, something like that. But if you want to have an integer type question or an integer answer question, multiple choice question, in those things parametric form can be pretty handy because those questions are a bit tricky and you are required a good knowledge of trigonometric equations and trigonometry in that. Okay, so but this will give you some very wonderful results which can be used to form other objective questions as far as single choice questions are concerned. Okay, so what is this form, how this form works? So let's say this was the coordinate system. Okay, and there is a line. Okay, there is a line which is inclined at angle of theta. This line is inclined at angle theta and passes through a fixed point x1 comma y1. Okay, now you will say sir what's new in it, इसमें नया क्या है. ठीक है, कि आप लोगों को इसको अगर लाइन की इक्वेशन ही निकालनी है तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सिंपल सा x1 y1 से पास कर रहा है तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप tan थीटा. ये लाइन की इक्वेशन हो गई. तो ये नया फॉर्म काहे पैदा कर रहे हो,
तो बेसिकली सबके लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय पैरामेट्रिक फॉर्म. ठीक है, व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म मीन्स व्हाट दैट एनी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द कर्व is represented. Normally what happens, you assume that as x comma y or something like that. Okay, but rather than assuming it in terms of x and y, when we assume it in terms of some other parameter, okay, just like if I will give you a few examples, but those are not exact example. If I say there is a point a cos theta comma b sin theta or a sin theta, this is the point. Okay, so now you see, if this is x and this is y, where a is a constant, what you can do? You can do x square plus y square. You can eliminate this parameter theta. So what will happen? You will get a square. So that means this point will always lie on this curve. Okay. Similarly, the equation is x plus 2y minus 1 equals to 0. Okay. So you can assume a point as 2 beta minus 1 comma beta. Now see, this point will always satisfy this equation. This point will always satisfy, not 1 minus 2 beta. So what we have to do, rather than assuming a point x comma y, we have assumed the value of the coordinates of a point which will always lie on the curve in terms of third parameter, that in this case it was beta, in this case it was theta. If I say there is a point ct comma c by t, so now see, x into y, that will become c square. Here the parameter was t, so this is a different curve. So any point which lies on this curve can be assumed as ct comma c by t, because for all values of t, we will always get the condition that this point lies on this curve. So whatever be the value of t rather than 0, for every real value of t, this point satisfies the equation. Therefore, any point on the line can be assumed like this. Okay? So that is the whole idea. So if a line is given, then any point on the line can be assumed as. What happens? Normally we assume a point x comma y, then we solve it. So that it is how many variable? 2 variable. Okay. Now parametric form, what the parametric form do? It changes that 2 into 1. So when you have the points in terms of only one parameter lambda, so it's easier to solve one variable, because as soon as you get that one variable, you will get the equation of the line or the coordinates of that point. So it is also called as a parametric form. It is also called as a distance form. Okay, why distance form? You understand. Now let's say if there is a line like this and there is a point P which lies on this line. Okay, if a point P lies on this line which is at a distance r from this fixed point. Okay, this was the fixed point A. So the condition for P is that P is at a constant distance r from the point x, fixed point x1 comma y1. Then how that any point can be taken, how we can assume that point. Okay. Now if this is theta, this angle will be theta. This length is r, then this length will be r cos theta, and this length will be r sin theta. Yes or no? Now what will be this part? This part will be equals to what? Y1. Let's say this is x1 comma y1, and this, let's say this point, although it doesn't matter, that you can easily understand later on. Let's say this was the point x comma y. So this will be y minus y1, and this will be x minus x1. Sorry, this will be x minus x1, and this will be y minus y1. Okay. So these are the coordinates. So you can see that y minus y1 is what? That is equals to r sin theta. And x minus x1 is equals to r cos theta. So you can see that any point x comma y can be assumed as x1 plus r cos theta and y1 plus r sin theta. Now, as the point P will move, as this point A will move, if the point A will move, whether theta will change? No. Okay. Whether x1, y1 will change? No. What is the only thing that will change if the point A moves? This r.
Okay, that means this the coordinates x, y now totally depends on the parameter r. Where r is what? You see here r, this x minus x1 ka whole square plus y minus y1 ka whole square will become r square. Okay, then mod of r is equals to under root of x minus x1 square plus y minus y1 square. That means for the parameter r, mod of r is the distance of A from P. Now you have to understand that mod of r is the distance, not r. Because if mod of r is 2, then r can be plus 2 and minus 2. So what you have to understand that if I want to write a point at a distance r, then at a distance r, a point can be over here, or a point can be over here. There are two possibilities for finding that point. So one point it will be r, for the other point it will be minus r. Okay? Are you getting this part? For both of them, mod of r will be same. But how to difference between them? For one, the parameter will be r, and for the other, the parameter will be minus r. The statement for the parametric form will be any point on a line passing through fixed point x1 comma y1 inclined at an angle theta to positive x-axis can be taken as x1 plus r cos theta comma y1 plus r sin theta, where r will be the parameter. For every unique value of r, you will always find a point which will always lie on this line, a line which passes through x1, y1 and inclined angle theta. That means now the identity of a point can be done by what is the r. r basically उस point का आधार कार्ड बन गया. ठीक है. पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब यही है. ठीक है. व्हाट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब ये है कि आपको पहले तो क्या बोलते थे कि पहले जैसे हम लोग इंडिया पहले होता था ना कि पहले भैया क्या है वो राशन कार्ड दिखाओ और वो दिखाओ वो दिखाओ. अब आज की डेट में क्या हो गया? सिंपल एक चीज कि भैया आधार कार्ड बता दो, हमें सब पता चल जाएगा तुम कहाँ रहते हो क्या करते हो. ठीक है. उसी तरह से अब क्या होता है कि अभी पैरामेट्रिक फॉर्म थोड़ी ज़्यादा सिस्टम में चेंज होते हैं. अब फाइनेंशियल मार्केट में जाते हो तो वही चीज़ क्या बन जाती है? पैन कार्ड बन जाती है. अब यही चीज़ अगर आप जाते हो कि ड्राइविंग वगैरह के केस में मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह में जाओगे तो वही आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपका आधार कार्ड की तरह वर्क कर जाता है. ठीक है. तो हर जगह अपने वो आधार कार्ड अलग अलग है, लेकिन उनको भी इंटीग्रेशन का काम चल रहा है. लेकिन अभी हाल फिलहाल यहाँ पे ये है कि हर अलग अलग कर्व के लिए ये आधार कार्ड का सिस्टम थोड़ा चेंज होता जाएगा. ठीक है. तो जैसे अभी हमने स्ट्रेट लाइन के लिए बात करा तो स्ट्रेट लाइन के लिए पे अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन का हमें फिक्स पॉइंट पता है x1 y1 और वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, then any point on the line can be assumed as x1 plus r cos theta and y1 plus r sin theta. For every point p the r will keep on changing. ये जो r होगा वो आपका चेंज होता रहेगा. That means for every value of r you will find a unique point. ठीक है. r की हर एक यूनिक वैल्यू के लिए आपको एक यूनिक पॉइंट मिलता जाएगा. ठीक है. तो दिस इज द होल आइडिया ऑफ द पैरामेट्रिक फॉर्म. और क्योंकि r वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करी तो इसका अर्थ समझे डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं. ठीक है. अब आपको यहाँ पे लगेगा सर क्यों माथा फोड़ी कर रहे हो, इतना क्या टेंशन करना है. वैसे ही अपने पास 4-5 फॉर्म है क्योंकि इससे कुछ चीज़ें कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इससे बहुत आसानी से होते हैं. हाँ, लेकिन अगेन इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं लिखना पड़ता है. ठीक है. तो लिखना पड़ता है. अगर आप जो नॉर्मल दूसरे तरीके से जाओगे तो और ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो दे आर बिट लेंथी ऑन पेपर्स, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. एक बार फिर से जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इन व्हाट डायरेक्शन ए लाइन थ्रू 1, 2 बी ड्रॉन सो दैट द इंटरसेक्शन पॉइंट P with the line x plus y equals to 4 may be at a distance √6 by 3 from A. तो हमने 1, 2 से एक पॉइंट माना जो जो कितने डिस्टेंस पे r, तो r और थीटा हम लोग उसका इंक्लिनेशन मान लिया. तो 1 plus r cos थीटा 2 plus r sin थीटा
अब ये वाला जो पॉइंट है वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उससे हमने यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। लेकिन इस पॉइंट के लिए हमें मॉड ऑफ आर कितना दे रखा था, √6/3, तो वो हमने यहाँ पे मॉड ऑफ आर की वैल्यू यूटिलाइज करी, और उससे हमारे पास दो एंगल थीटा आ जाते हैं, एक 75 डिग्री और एक 15 डिग्री। Hence the required line should be made at an angle of 75 degree or 15 degree for the required result. Okay? अगर स्लोप आ गया, पॉइंट पता ही, आगे जो क्वेश्चन करना है कर सकते हो। अच्छा ध्यान देना कि आप इसको अगर कोई नॉर्मल फॉर्म जैसे जो आपका जो होता था ना x-x1/y-y1 इक्वल्स टू tan थीटा, इसको अगर आप चाहो कन्वर्ट करना चाहो पैरामेट्रिक फॉर्म में तो आप कर सकते हो। कैसे? आप इसको लिख सकते हो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, लिख सकते हो ना ये। तो बस इसको क्या करना है, x माइनस x1 x माइनस x1 x माइनस x1 अपॉन, सही उल्टा लिख दिया मैंने, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो इससे x माइनस x1 अपॉन r cos थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन r sin थीटा। ठीक है, आप यहाँ पे r नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए r, ठीक है, सिंपली r हट जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अब ये प्रोपोर्शनिटी जो है वो इसी को हम लोगों ने r बोल दिया। ठीक है, तो x माइनस x1 विल बी इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y माइनस y1 विल बी इक्वल्स टू r sin थीटा, जो हमने पहले ज्योमेट्रिकली करा था। ठीक है, तो इस तरह, अच्छा ध्यान देना कि अगर एंगल एक्यूट है तो sin थीटा cos थीटा दोनों पॉजिटिव आएंगे, लेकिन अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो cos थीटा नेगेटिव आएगा, sin थीटा पॉजिटिव आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला कि tan थीटा जो है वो -3/4 है, तो यहाँ पे जब आप अगर स्लोप, किसी लाइन का स्लोप ये दे रखा है, उस पर कोई पॉइंट मानना है, तो x1 प्लस r cos थीटा तो वो -3/5 आएगा, और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस r sin थीटा वो आपका 4/5 आएगा। तो कभी अगर आप किसी इक्वेशन में आपको tan थीटा दे रखा है और साइन और कॉस में चेंज करना है तो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए, तो उसमें चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर tan थीटा नेगेटिव है तो कॉस को नेगेटिव और साइन को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, क्योंकि आपका एंगल 0 से पाई, और 0 से पाई में साइन हमेशा पॉजिटिव आता है, कॉस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन अब इसको जिस तरह से है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ए के कोऑर्डिनेट जो है वो 3,2 दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको 7,4 दे रखे हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इफ ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल, ठीक है, अगर ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है तो आपको ये निकालना है कि ये सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब यहाँ पे आपके नॉर्मली आप क्या कैसे स्टार्ट करोगे? वन मेथड कैन बी कि यू अज्यूम द पॉइंट एज x, y, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर should be equals to 7 minus 3 4 16, 4 minus 2 that is 4, ये 20 हो जाता है। ठीक है, अब बताओ सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने जाओगे तो बेसिकली ये एक इक्वेशन हो गई, और ये अब इसको सॉल्व करो तो x² y² रहेगा, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कोई हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो तो जाएगा। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? Being equilateral triangle, altitude from C will be the median as well. Okay, अगर ये मीडियन होगी तो जरा ऑब्जर्व करो कि ये वाला साइड कितना आना है। व्हाट इज दिस साइड? 7 माइनस 3 4 16, 4 माइनस 2 तो √20, √20 हो जाएगा, तो ये टोटल आपका √20 हुआ।
side is coming out to be root 20. ठीक है. Okay, what is the slope of this line? 2 minus 4, that will give you minus 2 upon 3 minus 4 minus 4, that will give you 1 by 2. ठीक है. तो इस लाइन का स्लोप है 1 by 2, तो इसका स्लोप क्या होगा? -2. ये डी वाला पॉइंट क्या होगा? डी वाला पॉइंट कितना होगा? डी वाला पॉइंट जो आएगा 7 3 10 5, 3, ये हो जाएगा. तो मतलब ये सी पॉइंट एक ऐसी लाइन पे लाई कर रहा है, इसका स्लोप क्या है? -2, पास कर रहा है 5, 3 पे. ठीक है. तो आपको सिंपल करना क्या है कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन विल बी टेकन एज 5 प्लस आर कॉस थीटा. अब टेन थीटा -2 है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा -2 है, तो कॉस थीटा जो होगा वो आपका -1 बाय √5 आ जाएगा. ठीक है. और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 3 प्लस आर साइन थीटा. साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा 2 बाय √5 आ जाएगा. तो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. लेकिन अगर ये सी के कोऑर्डिनेट्स है तो बताओ ये डिस्टेंस क्या आएगी? ये डिस्टेंस आपको √10 दे रखी है. ठीक है, √10. ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल है. तो √10 cos 60 √10 sin 60. तो मतलब मॉड ऑफ आर जो होगा वो √10 इंटू साइन ऑफ 60, दैट इज √3/2. ठीक है. तो ये इस तरह से आपका ये आ जाएगा. ठीक है, मॉड ऑफ आर. तो ये आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है, यूटिलाइज इट ओवर हियर. अगर अभी एक बार अगर आपने प्लस आर रखा तो आर कितना हो गया? √30/2. या तो प्लस या फिर माइनस. एक बार प्लस रख दो. प्लस रखोगे तो बताओ सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 5 प्लस √30/2 इंटू -1 बाय √5 कॉमा 3 प्लस √30/2 इंटू 2 बाय √5. 2 चला गया. तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? ये √5 जाएगा तो √6. तो सी के कोऑर्डिनेट्स 5 माइनस √6/2 और यहाँ पे सिर्फ √6 रह जाएगा. तो 3 प्लस √6. ये कब? जब मैंने r प्लस लिया. अगर r माइनस लेता तो दूसरी तरफ भी हो सकता है कि ये c इधर भी हो सकता है तो उधर भी हो सकता है. तो 5 प्लस √6/2 और 3 माइनस √6, ये आपके आंसर्स आ जाते हैं. समझ में आया? तो इस तरह से आप लोग ये आंसर बहुत आराम से निकाल सकते हो. यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपको 2 लाइन दे रखी हैं, दोनों लाइन जो पैरेलल नहीं है. ठीक है ना. एक ये लाइन हो गई, एक ही लाइन हो गई. आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 1,5 से पास करे, और जो ये लाइन का सेगमेंट इन दोनों लाइन के बीच में आ रहा है ये मिड पॉइंट होना चाहिए. दिस शुड बी द मिड पॉइंट. ठीक है. तो बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म में यहाँ पे बात आती है कि आपको समझ में आना चाहिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म में व्हाट इज आर. ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द आर इन द पैरामेट्रिक फॉर्म? Geometrical meaning of r, geometrical importance of r in the parametric form, that modulus of it is equals to the distance of the point from the variable line. Okay, but r is not the distance. R is a quantity which is proportional to the distance. Okay, so we can harness this concept in a different way. Now let's say if there is a fixed point P was here. Okay, there is a point Q, there is a point R. Okay, there is a point S, there is a point T, and this is a point U. Now all these distances, now see this P is the fixed point x1, y1. Okay, and all these distances are equal. Okay, if all these distances are equal, then what will happen? The Q and R both are equidistant, but they are on the opposite side. So for Q, if the parameter is R, then for R the parameter will be minus R. Okay, if you take for R you take R, then for Q you have to take minus R, because whatever it will be adjusted later on, but for one side it will be positive, for the other side it will be negative. Okay, now for S the distance is twice. So if for this distance it was R, for this distance it will be 2R. It will be what? 3R.
it will be what? Minus 2r. Okay, so you can use this basic proportionality to assume the r's, because by this what will happen? Now the number of parameter you have assumed for these 5 points is only 1. So if you get the value of r, you will get for all the points u, r, q, s, t. So this trick can always be done when you know the ratios or the distances. Okay, just like in this case. Now see, if this is the point, now this distance and this distance are equal, so that means for this part if it is r, then for this part I can take this as minus r. We want the equation of line, that means we just want theta. Okay, so any point on this line, okay, you see this is the point, let's say these two lines intersect at P, and this point was A and this point was B. Okay, and let's say this point is C. So equation, what will be the equation of any point on AB? Can be what? 1 plus r cos theta, comma 1 plus 5 plus r sin theta. ठीक है, any point can be this. ठीक है, so if we take this, if this is for B, then for A it will be 1 minus r cos theta, comma 5 minus r sin theta. This is B and this is A. But B, let's say this line was 5x minus y minus 4 equals 0. This is 3x plus 4y minus 4 equals 0. So if B lies on this, B is on this point and A is this point. So B should satisfy this and A should satisfy this. So put the coordinates of B in the equation. So that will give you 5 times x. That means 5 plus 5r cos theta minus y. So minus 5 minus r sin theta is equals to 4. This cancel out. Okay. So for r, what value of r do you get? It will be 4 upon 5 cos minus sin. Similarly, if you use it for A, what will happen? For A, it will be equals to 3 minus 3r cos plus 5 4 is 20 minus 4r sin minus 4 equals to 0. Okay. So that will give you r times 3 cos plus 4 sin is equals to 19. Okay, this will equals to what? 19. So from here you get r is equals to 19 upon 3 cos plus 4 sin. So this is the, we are getting r from two different things. So we can equate the r. If we equate the r, what we will get? For equating the r, we will be getting that 4 upon 5 cos minus sin is 19 upon 3 cos plus 4 sin. Cross multiply it, that will give you 12 cos plus 16 sin is 95 cos minus 19 sin. Now, 95 minus 12, that will give you 83 cos. 16 plus 30 to 35 sin. So you can see sin by cos will be equals to 83 by 35. So that is what? Tan theta. Okay. So this is tan theta. So you have the slope of the line and the equation of line will be written as y minus 5 upon x minus 1 would be equals to 83 upon 35. This is the right answer to it. Okay. So next time, let me be very clear. On the next time, we will be talking about the foot of perpendicular, uses of this parametric form to find the foot of perpendicular or image of a point about a line, and what are the different plethoras of questions that can be based on those concepts. Okay. So to next class, next lecture will be very interesting. Okay. So let's see how it goes. See till then. Bye.